इस वीडियो में हम करेंगे इकोनॉमिक्स के कुछ क्वेश्चंस और ये सीरीज़ में चालू रखूँगा आगे भी। तो पहला क्वेश्चन है इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। ये किसने लिखी थी बुक? ये लिखी थी एडम स्मिथ ने। कब लिखी थी? 1776 में। और इनके बाद रिकार्डो भी आए थे 1817 में, और उन्होंने लिखी थी प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन। प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, क्योंकि उस वक्त पॉलिटिकल इकोनॉमी बोला जाता था, इकोनॉमी नहीं बोला जाता था। तो प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन 1817 में, ये 1776 में। फिर रॉबिन्स मार्शल की बुक आई 1890 में, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। तो मार्शल जो है, इन्होंने कंज्यूमर सरप्लस का भी जो है फॉर्मूला दिया था। कंज्यूमर सरप्लस जो है कि व्हाट यू वांट टू एक्चुअली पे एंड व्हाट यू पे एंड व्हाट यू वांट टू एक्चुअली पे, सो उसमें डिफरेंस जो होता है। रॉबिन्स की 1932 में आई थी द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। रॉबिन्स ने एक डेफिनेशन भी दी थी स्कैर्सिटी पे, तो उस पर भी हम बात करेंगे। इसके बाद है सेकंड क्वेश्चन, हु हैज़ गिवन द स्कैर्सिटी डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। हम जानते हैं एडम स्मिथ ने जो दी थी। पहले तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर जो है वो है रॉबिन्स, क्योंकि रॉबिन्स ने स्कैर्सिटी की डेफिनेशन दी है। रॉबिन्स ने कहा है कि इकोनॉमिक्स स्टडीज़ द ह्यूमन बिहेवियर किस लिए? ह्यूमन बिहेवियर अमंग चॉइस और रिसोर्स एलोकेशन। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे रिसोर्सेज जो हैं वो स्केर्स हैं, उनके रिसोर्सेज के अल्टरनेटिव यूजेस हैं, डिफरेंट यूजेस हैं, और हमारी वांट्स जो हैं वो अनलिमिटेड हैं। क्योंकि हमारी वांट्स अनलिमिटेड हैं तो वो स्केर्स रिसोर्सेज से फुलफिल पूरी नहीं हो सकती, तो इसलिए हमें रिसोर्सेज का चयन करना पड़ता है, चूज़ करना पड़ता है कि हम कौन सी वांट को सेटिस्फाई करें इन रिसोर्सेज से। तो इसलिए ये डेफिनेशन दी रॉबिन्स ने कि चूंकि हमारे रिसोर्सेज स्केर्स हैं, इसलिए हमें चॉइस करनी पड़ती है, चूज़ करना पड़ता है, रिसोर्स का एलोकेशन करना पड़ता है एफिशिएंटली। तो ये रॉबिन्स ने डेफिनेशन दी थी। और इसके अलावा एडम स्मिथ ने डेफिनेशन दी थी वेल्थ की। उन्होंने कहा था कि इकोनॉमिक्स जो है वो स्टडी करती है ऑल दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, वो सभी एक्टिविटीज़ जिनसे वेल्थ जनरेट हो या वेल्थ इंक्रीज़ हो, मतलब जिनका लेना देना वेल्थ से हो। हालांकि मार्शल ने भी थोड़ा सा इसमें इंक्रीज़ किया कि हम वो सब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ स्टडी करते हैं इकोनॉमिक्स में जिससे वेल्थ से रिलेटेड हो, जिससे वेलफेयर इंक्रीज़ हो सोसाइटी का। तो एडम स्मिथ ने जो टेंजिबल एसेट्स के बारे में कहा था, ओनली टेंजिबल वेलफेयर, तो इसलिए उनकी क्रिटिसाइज़ की गई थी उनकी डेफिनेशन। इसके बाद आते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है। हमें पता है इकोनॉमिक एक्टिविटी वो होती है जिससे इनकम जनरेट हो। एक टीचर स्कूल में टीच कर रहे हैं तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। एक टीचर अपने बच्चे को घर पर पढ़ा रहे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। सर्व कर रहा है, एक मदर अपने बच्चे को सर्व कर रही हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। और एक बच्चा फुटबॉल खेल रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। जो इन्फीरियर कमोडिटी होती है, इन्फीरियर कमोडिटी मतलब जो थोड़ी सी बेकार वस्तु होती है, जो बेकार वस्तु होती है उसका इनकम इफेक्ट कैसा होता है। हम जानते हैं इनकम वाई से डिनोट करते हैं। अगर इनकम बढ़ती है और मांग बढ़ती है तो ये तो होती है नॉर्मल गुड। कौन सी होती है? नॉर्मल। जबकि अगर इनकम बढ़े और मांग घट जाए, यानी जब हम अमीर होने लगे और डिमांड हम कम करने लगे उस वस्तु की, तो वो कौन सी वस्तु होती है? निम्न कोटि की बेकार वस्तु, इन्फीरियर कमोडिटी। उसका रिलेशन कैसा होगा इनकम का और क्वांटिटी डिमांड का? नेगेटिव। तो ये आंसर बी है। और हम जानते हैं कि नॉर्मल गुड के लिए जो इनकम इफेक्ट होता है वो पॉजिटिव होता है, और जैसे कि अभी बताया कि नेगेटिव होता है इन्फीरियर कमोडिटी के लिए। और इन्फीरियर कमोडिटी का एक पार्ट होता है गिवन गुड, उसके लिए भी इनकम इफेक्ट नेगेटिव ही होता है, लेकिन प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव होता है। ठीक है। और नॉर्मल गुड जो होती है उसके लिए प्राइस इफेक्ट कैसा होता है? पॉजिटिव, नेगेटिव। ओके। इसके गिवन के लिए होता है, ये एक्सेप्शन होता है लॉ ऑफ डिमांड का। इसके बाद है सेकंड लॉ ऑफ गॉसेन। क्या था? गॉसेन जो है उन्होंने फर्स्ट लॉ दिया था कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। उन्होंने कहा था कि जैसे जैसे हम किसी वस्तु की ज़्यादा क्वांटिटी कंज्यूम करेंगे, मान लीजिए सेब है, अगर आप इसकी ज़्यादा क्वांटिटी कंज्यूम करेंगे तो इससे मिलने वाली जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो डिक्रीज होती जाएगी। दूसरा उन्होंने लॉ दिया था लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। उन्होंने कहा था कि जब हम कोई चीज़ कंज्यूम करते हैं
तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स मान लीजिए ये इक्वल होना चाहिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, यहाँ पर इक्विलिब्रियम होगा। इसी को इंडिफरेंस कर्व में मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी को उन्होंने इक्वल दूसरी उसके लिए गुड ले ली मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई, तो वो कहते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई इक्वल टू प्राइस पी एक्स पी वाई। ये उन्होंने इंडिफरेंस कर्व की इकोनॉमिक इक्वेशन बनाई हिक्स ने, जिन्होंने इंडिफरेंस कर्व के एनालिसिस के एग्जाम्पल से इक्विलिब्रियम जो है दर्शाया है या शो किया है। इसमें थोड़ा सा देख लें थ्योरी ऑफ इंडिफरेंस कर्व। हम जानते हैं क्या है थ्योरी ऑफ इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व शोज द ऑल कॉम्बिनेशन। इंडिफरेंस कर्व वे सभी कॉम्बिनेशन को शो करता है जो दो गुड्स के इक्वल सेटिस्फैक्शन को शो करते हैं, ठीक है। और लॉ ऑफ इक्वी प्रोडक्ट वो आइसोकोन कर्व जो होता है, और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग हमें पता ही है। इसके बाद आते हैं डिमांड फॉर फैक्टर्स जो होती है वो क्या होती है। जो फैक्टर्स की हम डिमांड करते हैं वो होती है ड्राइव डिमांड। वो डायरेक्ट डिमांड नहीं होती, क्योंकि हम गुड्स की डिमांड के लिए फैक्टर की डिमांड कर रहे हैं, तो इसलिए वो डिराइव डिमांड होती है। तो आंसर है ए। हालांकि मैं एक्स्ट्रा पॉइंट बताता चलूँ कि जॉइंट डिमांड क्या होती है। जॉइंट डिमांड जब दो चीज़ों की एक साथ डिमांड कर रहे हैं आप, जैसे अगर आप प्रिंटर लेकर आएंगे तो पेजेस भी लेकर आएंगे, जाहिर सी बात है, या प्रिंटर लेंगे तो उसके साथ इंक भी खरीदेंगे, तो ये जॉइंट डिमांड हो गई, ठीक है। कंपोजिट डिमांड होती है जब आप एक ही चीज़ लो और उसके बहुत सारे यूजेस हों। जैसे कि आप दुकान से मिल्क लेकर आए, लेकिन आपको जो है मिल्क जो है उसके काफ़ी सारे यूज़ कर रहे हो आप घर लाकर। उसका दूध बच्चा भी पी रहा है, वो चाय भी बन रही है, उसकी दही भी बना रहे हो आप, तो एक काफ़ी सारे उसके यूजेस हो रहे हैं। तो एक चीज़ से कई सारे यूज़ करना उसे बोलते हैं कंपोजिट डिमांड। इसके बाद है वन ऑफ द मेथड टू फाइंड आउट मोड। मोड के लिए कौन सा फॉर्मूला ठीक है, 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ठीक है। मोड इजकल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अब सबसे पहले हमें पता ही है मोड क्या होता है, जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है। फ्रिक्वेंसी जिसकी सबसे ज़्यादा होती है। मान लीजिए एक सीरीज़ है 2 3 3 1 4, इसमें 3 2 बार आ रहा है, तो ये मोड हो गया। ये तो इंडिविजुअल का था। और डिस्क्रीट में कैसे निकालेंगे, डिस्क्रीट में जिसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी, मान लीजिए एक्स है 1 2 3 4, एफ दे रखा है 1 2 5 4, क्योंकि 3 की सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी है, तो ये हो गया मोड। और जब हमें मोड ऑब्जर्वेशन मेथड से ना मिले तो हमें ग्रुपिंग मेथड यूज़ करना पड़ता है, ग्रुपिंग टेबल बनानी पड़ती है। जब एक सीरीज़ में 2 मोड दे रखे हो, मान लीजिए 1 2 2 3 3 4, अब ये 3 3 2 2 ये 2 बार दे रखे ना, तो ये मोड बाय मॉडल सीरीज़ हो गई। तो इसमें हमें ग्रुपिंग टेबल लगानी पड़ती है ऐसी सीरीज़ में, हालांकि इसमें तो नहीं निकल पाएगा कुछ। और जो कंटिन्यूस सीरीज़ होती है उसमें हमें फॉर्मूला यूज़ करना पड़ता है मोड के लिए। वो फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ठीक है, इंटू आई, ठीक है। अब मीडियन बता देता हूँ। मीडियन जो होता है वो एक सीरीज़ को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। मिडल इससे छोटे होते हैं हाफ, और हाफ इससे बड़े होते हैं, बिल्कुल बीच में होता है ये मीडियन। और मीडियन का जो फॉर्मूला है वो इंडिविजुअल सीरीज़ में तो है n+1/2 आइटम। कौन सा भी आइटम होगा सीरीज़ में n1+2 वो मीडियन कहलाएगा। और डिस्क्रीट सीरीज़ में n+1/2 करके CF में हम फाइंड करके उसके सामने वाला x वो कर लेते हैं डिस्क्रीट सीरीज़ में। और कॉन्टीन्यूस में हम लगाते हैं फॉर्मूला, कौन सा लगाते हैं, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू आई, ठीक है। मीन जो है उसका फॉर्मूला है सिग्मा x अपॉन n इंडिविजुअल सीरीज़ में, डिस्क्रीट में सिग्मा fx अपॉन n, और कॉन्टीन्यूस में सिग्मा fm अपॉन n। ये n जो है सिग्मा f हो जाएगा इसमें डिस्क्रीट में, ठीक है। इंडिविजुअल मीन का जो शॉर्टकट मेथड है अज्यूम मीन वाला, वो सिग्मा a प्लस सिग्मा d x अपॉन n। डिस्क्रीट में a प्लस सिग्मा डी एफ अपॉन सिग्मा f, और कॉन्टीन्यूस में वही a प्लस सिग्मा डी डैश एफ और अपॉन n इंटू आई, वही इजी है। इसमें डी एम हो जाएगा क्योंकि मिडिल पॉइंट से बनेगा ये। इसके बाद है मीन डेविएशन। मीन डेविएशन जो होता है वो डेविएशन का एवरेज निकालते हैं हम। एक सीरीज़ दे रखी है हमें, हमने उससे डेविएशन निकाले, उसका डी जो होता है डी, मीन से डेविएशन निकाला। अब इसमें मीन मीडियन मोड वो तीनों से निकल जाएगा। क्वेश्चन पूछता है मीन डेविएशन कैन बी कैलकुलेटेड, किससे, मीडियन से, मीन से या मोड से, तीनों से निकल सकता है।
तीनों से निकल सकता है मीन डेविएशन, और मीन डेविएशन में हम मोड लेते हैं सिग्मा डी अपॉन एन, ठीक है, नंबर ऑफ आइटम जो सीरीज में है, ये इंडिविजुअल में लगेगा फॉर्मूला, और सिग्मा डी एफ, ये सिग्मा डी यहाँ एफ और अपॉन सिग्मा एफ, ठीक है। ये मीन डेविएशन का हो गया। मीन डेविएशन जो है मीन मीडियन मोड तीनों से निकल सकता है, लेकिन मीन डेविएशन सबसे बेटर लेता है निकालना मीडियन से। क्यों? क्योंकि वो इसका डेविएशन जो है लीस्ट आता है मीडियन से। और स्टैंडर्ड डेविएशन किससे निकालना सही रहता है? स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स स्क्वायर स्मॉल एक्स अपॉन एन। अब ये स्मॉल एक्स क्या है? एक्स माइनस मीन से ही निकलता है स्टैंडर्ड डेविएशन। क्यों? क्योंकि मीन से इसका जो है डेविएशन जो है ज़ीरो आता है ऑलवेज, और जो है इसका ये है फॉर्मूला स्क्वायर रूट, ठीक है। और इसके बारे में स्टैंडर्ड डेविएशन मीन डेविएशन का एक को चलो अभी बताता हूँ। इसके बाद है स्कैटर डायग्राम। स्कैटर डायग्राम जो यूज़ होता है वो कोरिलेशन के लिए होता है। मान लीजिए एक्स वेरिएबल है, वाई वेरिएबल है, इन दोनों में क्या रिलेशन है? जितना ये एक दूसरे से पॉइंट्स इसके अगर हम डालें ग्राफ में दूर होंगे तो उतना जो है कोरिलेशन जो है कम होगा। मान लीजिए एक दूसरे से दूर हैं तो इसका मतलब कोरिलेशन कम है। अगर एक दूसरे के पास हैं बहुत तो इसका मतलब कोरिलेशन ज़्यादा है। ये अगर ऐसा है तो पॉजिटिव, और अगर ऐसा है तो वो कहलाएगा नेगेटिव, ठीक है। और बता दूं कोरिलेशन जो है वो -1 से +1 तक होता है। अगर 0 है तो नो कोरिलेशन, कोई कोरिलेशन नहीं। और लो कोरिलेशन होता है अगर 0.25 की रेंज में होता है। 0.25 से 0.75 है तो मॉडरेट, और 0.75 से है तो हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन, ठीक है। और +1 या -1 है तो परफेक्ट कोरिलेशन, परफेक्ट पॉजिटिव, परफेक्ट नेगेटिव, ठीक है। तो इसका आंसर जो है ना वो इसका आंसर है ये बी। इसके बाद है वेरिएबिलिटी इन दिस सीरीज। वेरिएबिलिटी कैसे निकालते हैं? किसी सीरीज़ में मान लीजिए 2 सीरीज़ हैं ए बी, दोनों का मीन जो है 50-50 है, लेकिन एक सीरीज़ में तो सबके नंबर 50 हैं, दूसरी सीरीज़ में एक के 50 हैं, दूसरे के 450 हैं, एक के 5 हैं, ऐसे सीरीज़ इक्वल नहीं है। तो इसमें इनइक्वालिटी ज़्यादा है, असमानता ज़्यादा है, तो उसमें वेरिएबिलिटी निकालते हैं, तो वो होता है डिस्पर्जन, ठीक है। डिस्पर्जन के हमारे पास रेंज का फॉर्मूला है, क्वार्टाइल रेंज का फॉर्मूला है, क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला है, मीन डेविएशन का फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है, ठीक है। और कोरिलेशन के हमारे पास एक तो स्कैटर डायग्राम है, कार्ल पियर्सन कोरिलेशन है, स्पेरमैन कोरिलेशन है, ठीक है। और रिग्रेशन जो है वो कोरिलेशन का एक अगला पार्ट होता है। रिग्रेशन में हम डिफरेंस क्या है कोरिलेशन और रिग्रेशन में? कोरिलेशन में हमें पता नहीं लगता कि कौन सा डिपेंडेंट है और इंडिपेंडेंट है, जबकि रिग्रेशन में हम इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो निकालते हैं कि ये डिपेंडेंट है या ये इंडिपेंडेंट है। और ये भी देखते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल में अगर हम 1 यूनिट का चेंज करें तो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल। तो रिग्रेशन में हम ये भी चेक करते हैं। इसके बाद है कि अगर कोई डिमांड किसी गुड की इनइलास्टिक है तो अगर उसके प्राइस में इंक्रीज़ हो जाए तो उसके टोटल एक्सपेंडिचर में क्या होगा, जो उसका एक्सपेंडिचर है। जाहिर सी बात है कि डिमांड जो है इनइलास्टिक है, यानी प्राइस बढ़ गया लेकिन डिमांड तो चेंज हो ही नहीं। तो डिमांड तो मान लीजिए पहले 10 क्वांटिटी ले रहे थे, अब भी 10 क्वांटिटी ले रहे हैं, जबकि प्राइस जो है वो 8 से बढ़कर 10 हो गया। तो जाहिर सी बात है पहले 80 रुपये खर्च हो रहे थे और अब 100 रुपये, तो एक्सपेंडिचर विल इंक्रीज़, ठीक है। अगर डिमांड जो है इनइलास्टिक है गुड की तो एक्सपेंडिचर विल इंक्रीज़, ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल डिमांड का है तो बताओ उसका मतलब क्या होगा? जाहिर सी बात है इन्फिनिटी, और अगर वर्टिकल है तो इनइलास्टिक, ठीक है। और अगर ऐसा है तो ये तो यूनिटरी इलास्टिक होता है, अगर ज़्यादा लेटा हुआ है, ज़्यादा फ्लैट है तो ग्रेटर देन 1 मोर इलास्टिक, और ऐसा है तो लेस इलास्टिक अगर स्टीप है तो, ठीक है। अब ये है एन इंडिविजुअल डिमांड कर्व स्लोज डाउन टू द राइट बिकॉज ऑफ, एक डिमांड कर्व नेगेटिवली स्लोप बनाता है। क्यों? हम जानते हैं कि अगर हमें जो यहाँ पर क्वांटिटी हम ले रहे हैं मान लीजिए 4, तो हमें जो उससे यूटिलिटी मिल रही है 10 रुपये पे, तो अगर हमें जो मार्जिन यूटिलिटी है अगले पे वो इससे कम मिलेगी,
तो हम जब ही इसकी डिमांड बढ़ाएंगे, जब हमें मार्जिनलिटी, जब हमें सस्ती मिले, क्योंकि हमारी मार्जिनलिटी अब डिक्रीज़ हो चुकी है। तो वर्किंग ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी जो होता है वो रीज़न होता है किसी भी डिमांड कर्व के स्लोप का डाउनवर्ड होने का, और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी रीज़न होता है मार्जिनल डिमांड कर्व के नेगेटिव होने का, और इनकम इफेक्ट भी। तो ये ऑल ऑफ द अबव आंसर है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कैसे काम करता है? क्योंकि वो वस्तु जिसके प्राइस कम हुए हैं वो औरों की तुलना में सस्ती हो गई है, तो हम उसे सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करने की वजह से उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। इसी तरह इनकम इफेक्ट काम करेगा, जब प्राइस कम हो जाएंगे तो हमारी रियल इनकम बढ़ जाएगी, हमारी जो वास्तविक इनकम है वो हमें बढ़ी हुई लगेगी, तो हम डिमांड बढ़ा देंगे, तो जिसके कारण प्राइस कम होने से डिमांड बढ़ गई। इस कारण ये नेगेटिव स्लोप आया है डिमांड कर्व का, जो डिमांड कर्व है उसका स्लोप नेगेटिव आया है। ठीक है, अभी मेरे पास जो है रिसोर्सेज अच्छे नहीं हैं, तो इसलिए ना तो इस पर राइटिंग अच्छी आ रही है और ना ही जो है सही से मैं स्केच कर पा रहा हूँ। हालांकि मैं आपको बता दूँ मेरा JRF क्वालिफाई है काफ़ी पहले से, और मतलब क्या काफ़ी है, ठीक ठाक है नॉलेज। तो अगर मेरे पास रिसोर्सेज होंगे तो ज़रूर मैं अच्छी अच्छी वीडियोस बनाऊंगा। इसके बाद है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो है वो क्या होती है? क्वांटिटी रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वेनी डिमांड टू चेंज इन इनकम। जो क्वेनी डिमांड में चेंज आता है ड्यू टू चेंज इन इनकम, उसे बोलते हैं हम इनकम इलास्टिसिटी। और क्वेनी डिमांड में चेंज आता है या रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वेनी डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस, वो कहलाता है प्राइस इलास्टिसिटी, ये कहलाता है इनकम इलास्टिसिटी। तो इसका आंसर तो ये है। ठीक है, अच्छा ये अगला क्वेश्चन पूछता है कि शॉर्ट रन में जब व्हेन आउटपुट ऑफ फर्म इंक्रीज, किसी भी फर्म का आउटपुट इंक्रीज करता है तो AFC जो है वो क्या करेगा? AFC कांस्टेंट रहेगा, क्या करेगा? हम जानते हैं टोटल फिक्स्ड कॉस्ट तो रहता है 0, और AFC का फॉर्मूला होता है TFC बटे Q, TFC अपॉन Q। अब हम जानते हैं कि जब TFC तो कांस्टेंट है और आउटपुट बढ़ रहा है, तो जाहिर सी बात है FC तो डिक्रीज होगा ना, जब ये क्वांटिटी आउटपुट बढ़ रहा है तो इसलिए हमारा जो FC होता है वो ऐसा होता है, हमेशा गिरता रहता है, हमेशा गिरता है, और वो कभी भी OX अक्ष को नहीं छूता, OX एक्सिस को टच नहीं करता। और AFC जो बनता है ना वो हमेशा हाइपरबोला कहा जाता है, इसे हाइपरबोला कर्व कहा जाता है, क्योंकि इस पे ऑल अगर हम